हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हम अपने चैप्टर 5 को कवर अप कर रहे थे। चैप्टर 5 है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, खनिज और ऊर्जा संसाधन, राइट। सो हम अपने चैप्टर 5 को कर रहे थे। हमने मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि इसमें हमने मिनरल रिसोर्सेज अपने कंप्लीट कर लिए थे और एनर्जी रिसोर्सेज में हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कवर अप कर लिए थे। सो आज हमारा थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, वो आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जितना भी चैप्टर हमने रीड किया फटाफट से विद इन 5 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या चीज़ें देखी मिनरल के बारे में? हमने देखी थी कि मिनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमें देखने को मिलता है। मतलब इंडिया में हमें काफ़ी वैरायटी के और काफ़ी अच्छा मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत तरीके के बहुत अच्छे हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, लेकिन हम इस पर भी क्या कर रहे हैं, हम डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वही बात है कि इनको ये डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एंड सिंस मिनरल्स जो है मेनली वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
बनने में बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और हम इनको जितने ज़्यादा तरीके से जल्दी फास्टली हम इनको यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके से ये अब डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने मिनरल्स के अकरेंस की बात की थी कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें उनके क्रैक्स में, जो क्रैक्स या फॉल्ट्स होते हैं उसमें मिलते हैं। सेडिमेंट्री में उसके लेयर्स में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिकम्पोजिशन होती है उसमें हमें एज अ वेदरिंग के तौर पे जब वेदरिंग होती है तब हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि बॉक्साइट है। उसके अलावा एलुवियल डिपॉजिट्स में हमें वहाँ पे एज प्लेसर डिपॉजिट्स उनको कहते हैं, वहाँ पे मिल जाते हैं। और ओशन वाटर्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स की। फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनमें आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। तो फेरस मिनरल्स में जो है वो हमारी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी हमें देखने को मिलते हैं, और इंडिया उनको एक्सपोर्ट भी करती है बहुत हाई अमाउंट में। ठीक है, तो उसमें हमें आयरन और देखने को मिलता है। आयरन और में हमें सबसे बेस्ट जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, परसेंटेज ज़्यादा होती है, वो है मैग्नेटाइट। उसके बाद हमें हेमेटाइट देखने को मिलता है। आफ्टर दैट इंडिया में वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उसके बाद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट में, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, देन कर्नाटक की कुछ बेल्ट पे बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु और तुमाकुरु बेल्ट, और उसके अलावा गोवा महाराष्ट्र में। देन हमने मैंगनीज़ की बात की थी। मैंगनीज़ जो है हमारे स्टील या फेरस मैंगनीज़ अलॉय बनाने के काम आता है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स या इंसेक्टिसाइड्स को बनाने के काम में लिया जाता है। फिर हमने नॉन फेरस की बात की थी। तो नॉन फेरस के रिजर्व्स हमें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में नहीं है, ना ही बहुत अच्छी क्वालिटी में है। सिंस वी फिर भी हम इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं और यूज़ भी हम इनको करते हैं। तो मेनली हमारे कॉपर एंड बॉक्साइट माने जाते हैं। कॉपर जो है वो किस चीज़ में यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल केबल्स में, तो इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हमें ये पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पे मिलता है? बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान और सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। कॉपर हमें ये 3 जगह पे मिलता है। फिर हम बात करी थी हमने बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट से हम मेनली क्या निकालते हैं? हम एल्यूमिनियम बनाते हैं बॉक्साइट से। ठीक है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम अब अच्छा होता है जिसको हम आयरन के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया के बॉक्साइट रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे है? अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स और बिलासपुर कटनी प्लेट्यू में, राइट। और एक पंचपटमली डिपॉजिट्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे कि बॉक्साइट डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में हमें देखने को मिलते हैं, रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। फिर हमने नॉन मेटालिक मिनरल की बात की थी। नॉन मेटालिक में हमने मिका की बात की थी। मिका क्या है? जो कि बहुत पतली होती है, इतनी पतली कि उसकी शीट्स, मतलब शीट्स के तौर पे होती है, या फिर लीव्स, वो इतनी पतली होती है कि हम उसका एक बंडल भी बना सकते हैं। एक बंडल भी बनाएंगे ना 1000 ऑफ शीट्स का, तो भी वो कुछ सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इतनी अच्छी होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अब मिका के जो डिपॉजिट्स है वो मेनली हमें कहाँ मिलते हैं? झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में हमें इसके डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। फिर हमने रॉक मिनरल्स में बात की थी लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन कैसा है? जो कि एक ही तरीके के मिनरल से भी बन जाती है। लाइमस्टोन ऐसी चट्टान है, तो या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलके बनता है। ठीक है, फिर हमने मिनरल के कंजर्वेशन की बात की थी कि उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो किस तरीके से बचाना है कि जो मिनरल्स हैं उनको हम क्या करें? रिसाइकल करें, स्क्रैप मिनरल्स को वापस से यूज़ करें और उसके कुछ अदर सब्सटीट्यूट्स भी निकालें। फिर हमने एनर्जी रिसोर्सेज की बात की थी कि एनर्जी जो है वो हमें हर चीज़ में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसका यूज़ करते हैं हर एक चीज़ में। ठीक है, तो हमने कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात की थी। कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल है, जिनको सालों साल लग जाते हैं बनने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि हम उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम तक हमारी काफ़ी पीढ़ियाँ उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उन रिसोर्सेज का। और नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं? रिन्यूएबल, जो कि रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिन्यू होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो उसमें हमने पहली बात की थी कोल की। तो कोल हमारा किस लिए होता है? पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और उसको सप्लाई करने के लिए इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक नीड्स के लिए, कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए। उसमें हमें सबसे कम
जो क्वालिटी सबसे कम क्वालिटी होती है, मतलब लोएस्ट क्वालिटी हमें कौन सी देखने को मिलती है, पीट। उसके बाद होती है लिग्नाइट, उसके बाद होती है बाइटुमिनस, और बाइटुमिनस में सबसे अच्छा कौन सा होता है, मेटलर्जिकल कॉल, और सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट थी कि हमें जो कोल है वो 2 एजेस का देखने को मिलता है। एक तो गोंदवाना, गोंदवाना हमें मेनली किधर मिलता है, ये जो वेस्ट बंगाल झारखंड वाली जो लेन है हमें वहाँ पे, या फिर कुछ वैलीज़ पे, हमें रिवर वैलीज़ पे देखने को मिलता है। और एक होती है टर्जरी एजेस, जो कि बहुत ज़्यादा सालों पुरानी नहीं है, वो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलती है, राइट। उसके बाद हमने बात की थी पेट्रोलियम की, कि पेट्रोलियम अब यूज़ किया जाता है एक नॉर्डन इंडस्ट्री के तौर पे, क्योंकि टेक्सटाइल्स में या फर्टिलाइजर्स में या अलग अलग काफ़ी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये हमारी निकल के आती है, काफ़ी सारे मेथड से हम पेट्रोलियम को निकालते एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हीट एंड लाइटिंग के लिए या लुब्रिकेंट्स के लिए, जैसे मशीनरी वगैरह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। मेनली कहाँ पे पाई जाती है, मुंबई हाई, गुजरात और असम में। फिर हमने नेचुरल गैस की बात की थी। नेचुरल गैस हमारी एनर्जी के तौर पे भी यूज़ होती है, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उनके जो एक रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ की जाती है। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, काफ़ी क्लीनर फ्यूल माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा नहीं होते हैं, राइट। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी है वो 2 तरीके से बनाई जाती है। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, फास्ट मूविंग वाटर, वो टरबाइंस पे पड़ता है, टरबाइंस उससे मूव करती हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। उसके हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। और ये क्यों, अब ये क्यों है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये हमें फिर भी थोड़ा सा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक क्लीनर सोर्स। और एक होते हैं थर्मल, जिससे कि हम बाकी के जो फ्यूल्स है, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनको हम क्या करते हैं, ये इनके थ्रू हम जो टरबाइंस है, ये फ्यूल्स की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उससे ये टरबाइंस मूव करते हैं और ये थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, अब ये जो फ्यूल्स की हम बात करें, नॉन फॉसिल फ्यूल है, तो ये क्या होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये रिप्लेनिश नहीं होते, और ये हार्मफुल भी होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस भी हमें इसमें देखने को मिलता है, राइट। तो इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था। अब हम आज स्टार्ट करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि वापस से रिप्लेनिश की जा सकती हैं। So the growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. ठीक है, क्योंकि एनर्जी की नीड्स बढ़ती जा रही हैं भाई, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, नई नई पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो लोगों को डोमेस्टिक नीड्स बढ़ रही हैं पॉपुलेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री की भी नीड्स इंक्रीज हो रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। Rising prices of oil and gas and their potential shortages have raised uncertainties about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussions on the growth of the national economy. अब क्योंकि ऑयल के प्राइसेस या फिर जो गैस है उनके प्राइसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जो ऑयल है हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट भी करते हैं, तो अब जब इम्पोर्ट करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं वहाँ पे, अगर कोई भी मिस हैपनिंग है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सफ़र करती है, उसकी ग्रोथ जो है वो एक सफ़र करती है काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से, शॉर्टेज की वजह से। मोर ओवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये हमने बात की है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस देखने को मिलता है, तो दैट इज वाई क्या होती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। Hence, there is a pressing need to use renewable energy sources like solar energy, wind energy, tide energy, biomass and energy from waste material। तो इनको अब ज़्यादा फोकस हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस इस पे दिया जा रहा है इनको यूज़ करने पे। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब इंडिया की जो पोजीशन है, लोकेशन है, जो हमने बात भी की थी क्लास 9th में, तो इंडिया की लोकेशन इस तरीके की है, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया आती है, तो वहाँ पे सनलाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है।
पानी भी मिल जाता है क्योंकि रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, विंड पैटर्न भी अच्छा है, बायोमास भी, तो काफ़ी सारी हमें ये अबंडेंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें देखने को मिलती हैं। तो इंडिया जो है इनका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकती है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इंडिया के पास सब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी हैं इनको डेवलप करने के लिए। तो पहले हम बात करें न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, परमाणु या फिर परमाणु ऊर्जा। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब ये एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये कैसे जनरेट की जाती है, कैसे की पाई जाती है? जो एटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लेके आके। व्हेन सच एन ऑल्टरेशन इज मेड, मच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कि उनके जो एटम्स का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए तो चेंजेस करने की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, हीट रिलीज होती है बेसिकली। तो वो जो हीट रिलीज होती है उस हीट को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। जैसे यूरानियम, थोरियम है। यूरानियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान आर यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। ठीक है, यूरानियम, थोरियम झारखंड राजस्थान में हमें पाई जाती हैं, वो एटॉमिक या फिर ये न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में उनका इस्तेमाल किया जाता है। मोनेजाइट सैंड्स ऑफ केरल इज ऑल्सो रिच इन थोरियम। इसमें मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, यूरेनियम और थोरियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। और एक और थोरियम का सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स कौन सा है? मोनेजाइट सैंड्स ऑफ केरल। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है केरल में कौन सा है थोरियम का, या फिर मोनेजाइट सैंड्स पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। राइट, नेक्स्ट है हमारी सोलर एनर्जी। सीधी सी बात है, सोलर एनर्जी, सोलर मतलब सनलाइट, कि जो सनलाइट से जो हमें एनर्जी मिलती है, मतलब जो हमें सूरज की किरणें मिल रही हैं उनसे क्या की जा रही है, एनर्जी जनरेट की जा रही है उसको कैप्चर करके। ठीक है, सिंपल सी इतनी चीज़ है, फटाफट से देख लेते क्या है। अब इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें सनलाइट देखने को मिलती है, तो इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है, पॉसिबिलिटीज़ भी है कि ये सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकता है। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये किससे होगी? ये टेक्नोलॉजी की मदद से होगी। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सनलाइट को डायरेक्टली सीधे सीधे तौर पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र है या पिछड़े हुए जो ऐसे क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ठीक है, अपनी एनर्जी नीड्स को कवर अप करने के लिए। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate quality supply of manure in agriculture। ठीक है, तो अब इंडिया में काफ़ी जगहों पे बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं सोलर पावर प्लांट्स? की उससे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी तो उसका सप्लाई हाउस होल्ड्स में किया जाएगा। अब उसका सप्लाई होगा, जैसे कि रूरल इंडिया में हमने बात की थी कि क्या यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए या खाना बनाने के लिए भी? फायरवुड या फिर काउ डंग केक। तो फायरवुड से भी क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हो रही है और एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं उससे। और काउ डंग केक्स उसको इस्तेमाल करते हैं, एक तो उससे एमिशंस होता है, धुआं घर में रहता है, उससे प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स। और दूसरा वो एक मैन्योर के तौर पे एग्रीकल्चर में काम कर सकती है, जिससे कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, ऑल टुगेदर अपने एनवायरनमेंट को भी इससे कंजर्व कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग मैनर्स में। राइट, फिर आती है हमारी विंड पावर। अब विंड, India has great potential of wind power. The largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai. Important point है कि largest wind farm हमें कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। Apart from these, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप, यहाँ पे भी हमें इन जगहों पे भी विंड फार्म्स देखने को मिलते हैं। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन दी कंट्री। अब विंड पावर कैसे है कि वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो टरबाइन, मतलब वो लगा देते हैं,
बड़े बड़े, ठीक है। उससे क्या होता है कि हवा चलती है, तो वो टरबाइन क्या होते हैं, वो जो चक्के हैं वो मूव करते हैं हवा की वजह से, ठीक है। हवा से वो मूव करते हैं और उससे क्या होती है, फिर वो जैसे जैसे मूव करते हैं तो एनर्जी उससे जनरेट हो जाती है, ठीक है। फिर हम बात करें बायोगैस की। Shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas, ठीक है। मतलब कि जो श्रब्स होती हैं या फिर जो ये फार्म्स होते हैं उनका वेस्ट होता है जो भी, या फिर एनिमल या ह्यूमन वेस्ट होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, ठीक है, बायोगैस बनाने के लिए। कैसे? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस विच हैज़ हाई थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जब डिकम्पोज होता है तो उसमें से गैस निकलती है, ठीक है। और उसकी बहुत ज़्यादा थर्मल जो एफिशिएंसी होती है, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू अगर हम अदर जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारे, या फिर केरोसिन, डंग केक है या चारकोल है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। मतलब हर एक अलग अलग लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं ये प्लांट्स। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर कॉल्ड गोबर गैस प्लांट्स, ठीक है। मतलब जिन प्लांट्स में कैटल डंग यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको तो क्या कह दिया, गोबर गैस प्लांट्स। दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। अब इससे दो तरीके से फार्मर को बेनिफिट मिलता है कि अब ये जो गोबर गैस प्लांट्स हैं, इससे वो गोबर से गैस भी बन जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाती है, जिससे कि उनको एनर्जी मिल जाती है, और यही जो गोबर है इसी को वापस से मैन्योर के तौर पे वो अपनी फील्ड्स में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बायोगैस इज फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा यूज क्या है, बायोगैस, जिससे कि एनर्जी भी मिल रही है और मैन्योर भी मिल रहा है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउडंग केक्स। वही चीज़ कि ये ट्रीज को भी बचा लेता है, क्योंकि भाई फायरवुड नहीं इस्तेमाल होती इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, या वो एनर्जी के लिए, तो वो भी ट्रीज भी बच जाते हैं और मैन्योर के तौर पे भी इसका काम चल जाता है, ठीक है। फिर आती है हमारी टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी कैसे, कि जो टाइड्स आती हैं ओशंस के अंदर, हमें टाइड्स देखने को मिलते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कैसे? फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine. अब क्या होता है कि जैसे जब टाइड आती है, ठीक है, जब ज्वार आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, टाइड आने के टाइम पे जो डैम्स बने हुए होते हैं उनमें कुछ फ्लड गेट्स होते हैं। फ्लड गेट्स किस लिए होते हैं, ताकि वो फ्लड को भी कंट्रोल कर सके कि बाढ़ ना आए, ठीक है। तो उनके अंदर कुछ इनलेट्स होते हैं। अब वो जो गेट है, उस जब टाइड आती है तो वो पानी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और वो गेट क्लोज हो जाता है। जब बाढ़, ये जो टाइड है ये ख़त्म हो जाती है, टाइड वापस से चली जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, तो ये फ्लड गेट से जो पानी है, ये जो पानी वापस से सी में एक पाइप के थ्रू फ्लो करता है और फिर ये पावर जनरेटिंग टरबाइन के पास चला जाता है, और टरबाइन के पास जाता है तो फिर ये पावर जनरेट कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी। अब ये कहाँ पे है, इन इंडिया, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी, ठीक है। एक तो गुजरात में और एक वेस्ट बंगाल में मेनली हमें ये देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. अब हम ये बात जानते हैं कि धरती के नीचे हम जितना जितना डीप जाते जाएंगे उतना उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हीट देखने को मिलती है धरती के नीचे, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी का क्या मतलब है कि हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते किससे, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं,
कि जो धरती के नीचे हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा गर्माश देखने को मिलती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, कि जितनी जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा धरती के नीचे हमें गर्माश देखने को मिलता है, उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, हाई टेम्परेचर्स आर फाउंड एट शैलो डेप्थ्स। मतलब कि जियोथर्मल जो ग्रेडियंट जहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ का क्या मतलब होता है कि बहुत धरती के मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा हमें ज़्यादा टेम्परेचर के लिए, काफ़ी ऊपर ही हमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा भी वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। मतलब धरती में बहुत नीचे तक नहीं है, काफ़ी ऊपर भी कई जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। तो उसमें क्या होता है, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे तक गर्माश नहीं है, गर्माश तो हमें काफ़ी गर्माश हमें धरती के बिल्कुल नीचे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ रहा, पास में ही हमें देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी क्या है, जो धरती के नीचे पानी है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो गर्म हो जाता है। वो गर्म होता है तो उससे क्या होती है, वो जो रॉक्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है, और वो गर्म होने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। अब ये इतनी गर्म हो जाती है कि जब ये धरती तक आती है, अर्थ सरफेस तक आती है, तो ये स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, भाप निकलने लग जाती है। दिस स्टीम इज यूज टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो स्टीम आ रही है, इसको इस्तेमाल किया जाता है कि उस पर वो चक्के चले और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करे, जिसको कह देते हैं ना कि जादू है, जादू, कि देखो कैसे भाप निकल रही है धरती के अंदर से। वो कोई जादू नहीं है, ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है बेसिकली, ठीक है, कि धरती के नीचे काफ़ी ऊपर हमें मतलब ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं पड़ रहा, हमें काफ़ी ऊपर की साइड ही धरती में हमें टेम्परेचर देखने को मिल रहा है काफ़ी हाई। उसकी वजह से ग्राउंड वाटर गर्म होता है, उस ग्राउंड वाटर की गर्माश को रॉक्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो इतनी गर्म हो जाती है कि जब वो अर्थ सरफेस तक आते हैं तो वो स्टीम बन के ऊपर उड़ने लग जाती है। देर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनको हॉट स्प्रिंग्स कह देते हैं और ये काफ़ी हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। 2 experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. अब 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट लगाए गए ऐसे हॉट स्प्रिंग्स पे ताकि ये जियोथर्मल एनर्जी हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें, बना सकें। एक तो कहाँ पे है, पर्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास, और दूसरा लद्दाख के पुगा वैली में, ठीक है। तो यह हमारा जियोथर्मल एनर्जी। अब उसके बाद हम बात करेंगे, अब ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, अब इनको भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब इनको कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है और किस तरीके से है। इंडिया इज़ अ बेसिक एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एनर्जी बेसिक रिक्वायरमेंट ये हम जानते हैं क्योंकि हर एक सेक्टर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, हर चीज़ में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरीली रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल, कि जो भी डेवलपमेंट के लिए भी हम प्लान बनाएंगे विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उसमें भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा चाहिएगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जो इंडिपेंडेंस के बाद से हमने प्लान शुरू किए, बढ़ी है रिक्वायरमेंट। एज अ रिजल्ट अब क्योंकि डेवलपमेंट प्लान आए, तो डेवलपमेंट प्लान आए तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो उसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो गई, उसका यूसेज इंक्रीज़ हो गया। तो अब जब यूसेज इंक्रीज़ हुआ तो हमने वही जो मैंने बात की कि यूसेज इंक्रीज़ होने की वजह से हमने क्या चीज़ देखी कि भाई हम जो कन्वेंशनल सोर्सेज है या नॉन रिन्यूएबल हैं, हम उन पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, हमें एक सस्टेनेबल पाथ एनर्जी को डेवलप करने का देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एनर्जी को भी कंजर्व करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ बढ़ाने पे ध्यान दिया। इंडिया इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, मतलब हम सबसे ज़्यादा कम एनर्जी एफिशिएंट है, जबकि हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो सकते हैं क्योंकि हमारी लोकेशन इस तरीके की है। तो इसीलिए हमें एनर्जी को बहुत तरीके से यूटिलाइज़ करना है जो हमारे पास लिमिटेड है, और हमें रिन्यूएबल सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करना है।
For example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport systems instead of individual vehicles, कि हम अपनी अपनी गाड़ियाँ अपने अपने व्हीकल्स ले जाने की बजाय पब्लिक का ट्रांसपोर्ट यूज़ करें. Switching off electricity when not in use, using power saving devices and using non conventional sources of energy. After all, energy saved is energy produced. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं. पहला है हमारा रैट होल माइनिंग. रैट होल माइनिंग क्या होती है? डू यू नो that most of the minerals in India are nationalized and their extraction is possible only after obtaining due permission from the government. कि जो मिनरल्स के हम एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो उनको भी नेशनलाइज कर रखा, उनको हम ऐसे ही एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सरकार की परमिशन की ज़रूरत होगी, तभी हम उनको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़. मतलब कि जैसे हम बात करते हैं ना कि ट्राइबल एरियाज़ में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं वो किसके होते हैं, वो वहाँ की कम्युनिटी के, उनके खुद के होते हैं. वो कम्युनिटी ही यूज़ करते हैं, उन्हीं का अधिकार होता है उन पर. ठीक है, उनका अपना राइट होता है. तो वो क्या करते हैं, वो एक अपनी कम्युनिटी में या फिर कोई इंडिविजुअल ही उनका ऑनर होता है. वहाँ पे सरकार अपनी ऑनरशिप नहीं दिखा सकती. In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron ore, limestone and dolomite, etc. Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family member in the form of a long narrow tunnel known as rat hole mining. अब मेघालय में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी मिनरल्स के. तो वहाँ पे कोल माइनिंग की जाती है. कैसे? कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जो ओन करते हैं उन रिसोर्सेज को, वो फैमिली के मेंबर्स ही उनको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. किस तरीके से? कि एक लंबी सी पतली सी टनल होती है, वो उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाके वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग करते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं? रैट होल माइनिंग. कि चूहे का कहते हैं ना कि चूहे का घोंसला है, चूहे का घर होता है छोटा सा, तो ऐसे वो छोटा सा पतला सा टनल होता है लंबा सा, उसके अंदर जाते, जो कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स प्रूव हो सकता है और होता भी है. So, the NGT, National Green Tribunal, has declared such activities illegal and recommended that these should be stopped forthwith. तो अब इसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स देख के, इम्पैक्ट्स देख के एनजीटी ने इस पे बैन लगा दिया है और इनको यूज़ करने के लिए मना कर दिया, स्टॉप करने के लिए बोल दिया इन एक्टिविटीज़ को. ठीक है, तो ये है हमारी रैट होल माइनिंग की, एक लंबी सी नैरो टनल से जाके जब माइनिंग की जाती है. ठीक है, और ये मेनली कहाँ पे होती है? मेघालय में, बट अब इसको बैन कर दिया गया है. नेक्स्ट है हमारा फैक्ट. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ था तो एम्परर नेपोलियन 3 वोर बटन्स एंड हुक्स ऑन हिज क्लोथ्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम. कि जब एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ तो जो नेपोलियन 3 था वो क्या करते थे, जो उनके बटन होते थे या जो हुक होते थे उनके कपड़ों पे, वो किसके बने होते थे? एल्यूमिनियम के होते थे. ठीक है, और जो बहुत अच्छे गेस्ट होते थे, बहुत ज़्यादा जिनको रिस्पेक्ट करते थे, तो उनको एल्यूमिनियम के ही बर्तनों में खाना दिया जाता था. और जो लेस ऑनरेबल होते थे, मतलब कि ठीक है गेस्ट हैं लेकिन इतना ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल या ज़्यादा हमें टंडेबाजी नहीं करनी उनमें, ठीक है, तो उनको किस में दिया करते थे? सोने के और चांदी के बर्तनों में. बल्कि आज के टाइम पे क्या है, बिल्कुल रिवर्स है. 30 years after this incident, एल्यूमिनियम बाउल्स वर मोस्ट कॉमन विद द बेगर इन पेरिस. अब आज के टाइम पे क्यों है? अब पेरिस में 30 साल बाद ही हमें क्या देखने को मिला कि एल्यूमिनियम इतना पिट गया, कि इतना ज़्यादा एल्यूमिनियम की अवेलेबिलिटी हो गई कि एल्यूमिनियम इतना पिट गया कि भिखारियों के हाथ में भी एल्यूमिनियम का ही कटोरा हमें देखने को मिलता था. ठीक है, फिर है हमारा फैक्ट हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग. अब माइनिंग के खतरे क्या होते हैं, खनन के खतरे क्या होते हैं? द डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक दम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीजेस. कि जब माइनिंग करते हैं तो उसमें से जो डस्ट आती है, मिट्टी आती है, जो भी धुआं आता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है उन लोगों को. द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, इनंडेशन एंड फायर्स इन कॉल माइंस आर अ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू माइनर्स. कि जो माइन रूफ्स हैं, जो उनकी छतें हैं, वही एकदम कोलैप्स हो जाए, ठीक है, या फिर वहाँ पे आग लग जाए, तो वो तो एकदम कॉन्स्टेंटली थ्रेट है कि वही की वही जान चली जाएगी उन लोगों की. द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड.
कि वहाँ पे जो पानी के सोर्सेज है, चाहे नदी है, लेक है, जो भी है, वो भी कंटामिनेट हो जाएगी माइनिंग की वजह से, क्योंकि डस्ट जो है या फिर जो भी फ्यूम्स वगैरह वो उसमें भी जाएंगे कंटामिनेंट्स। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। ये तो नॉर्मल सी है कि जो हम वेस्ट वगैरह या स्लरी हम डंप कर देते हैं ऐसे ही, उसको रिसाइकल नहीं करते या उसको ट्रीट नहीं करते, तो उससे क्या होता है, हमारी लैंड डिग्रेड होती है, सॉइल डिग्रेड होती है, उसके साथ साथ जो भी रिवर वगैरह है, स्ट्रीम है जिसमें उनको डिस्पोज किया जाता है, डंप किया जाता है, वो भी डिग्रेड होते हैं। ठीक है, उनका पॉल्यूशन उनमें बढ़ जाता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी माइनिंग की हैजर्ड्स, खनन के कुछ खतरे। राइट, so with this we have completed our chapter 5 of geography class 10th, minerals and energy resources। इजी चैप्टर है बट इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज। एक बार गो थ्रू कर लेना कंप्लीट चैप्टर को, कोई भी डाउट हो कोई भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।